अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नस्टीफाई। माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद अमार और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। देखिए, एनईटी इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटिंग की पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की न्यू बुक आ चुकी है, जिसकी वजह से आपके जो एनईटी इंजीनियरिंग का सिलेबस है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और मेरा काम है कि आपको एवरी न्यूज़ टाइमली दूँ। हम अपने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल और बाकी जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अपडेट्स देते रहते हैं, लेकिन जो बड़ी अपडेट्स होती हैं जैसे कि ये, उसके लिए मैं यूट्यूब वीडियो भी बनाता हूँ। तो अगर आप नस के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको चाहिए हो, आप बस इसे सब्सक्राइब कर दें और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो आज हम डायरेक्ट पॉइंट पे जाएंगे और हम डिस्कस करेंगे कि आपने क्या कुछ कवर करना है अगर आप अपना एनईटी इंजीनियरिंग एस करना चाहते हैं, एनईटी कंप्यूटिंग एस करना चाहते हैं। क्योंकि एनईटी इंजीनियरिंग हो, एनईटी कंप्यूटिंग हो, बात एक ही है। आपसे एनईटी में 100 की एडवांस मैथ, 60 नंबर की फिजिक्स एंड 40 नंबर की इंग्लिश पूछी जाएगी। अब लेकिन उसमें क्या पूछा जाएगा, ये जो है ना, मैं आज आपकी इस वीडियो में बताने वाला हूं। फिर उन जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनमें कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से थोड़े कम इंपॉर्टेंट हैं, क्या चेंजेस हैं, वो सारी आज इस वीडियो में डिस्कस होंगी। तो अगर आपको अच्छे नंबर्स चाहिए, आपको हेल्प चाहिए, आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है, ठीक है। तो हम इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आपके एनईटी में 40 मार्क्स की पूछी जाती है, जिसमें सबसे बड़ा पोर्शन वोकैबुलरी का होता है। 20 मार्क्स जो हैं वो वोकैबुलरी के आते हैं। वोकैबुलरी से मतलब है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको कुछ इस तरह पूछा जाता है, द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू एबहोर इज, तो आपको बताना होता है, आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, यही सिनोनिम्स हैं, यही एंटोनिम्स हैं। उसके बाद आपसे कॉम्प्रीहेंशंस पूछे जाते हैं। अब जो कॉम्प्रीहेंशंस होते हैं ये सेट की तरह नहीं होते कि एक बहुत लंबा पैराग्राफ हो, उसमें मल्टीपल क्वेश्चन हो, नहीं। इसमें एक छोटा सा पैराग्राफ होता है और उसमें से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो पैराग्राफ जो है वो आपकी एबिलिटी टेस्ट करता है कि क्या आपको इंग्लिश समझ आती है या नहीं, ठीक है। तो काफ़ी टेक्निकल पैराग्राफ्स होते हैं लेकिन छोटे होते हैं और ये 3 to 5 मार्क्स से आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एनालॉजीज़ की। अब देखो, एनालॉजीज़ क्या होती है कि आपको एक रिलेशन बताना होता है, दो चीज़ों के अंदर जो रिलेशन बन रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें पुलिस एंड थीफ, तो दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है, पुलिस थीफ के पीछे जाती है, तो इस तरह के रिलेशंस बाकी आपको दिए होते हैं। तो ये जो है ना आपकी 2 to 5 मार्क्स की आती है। उसके बाद हम स्पेलिंग करेक्शंस की बात करते हैं। जैसे आपसे फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शन दिए होंगे, सब में मैथमेटिक्स लिखा होगा, आपसे पूछा होगा या मैथमेटिशियन लिखा होगा और आपसे पूछा होगा कि बताएं इनमें से कौन सा स्पेलिंग ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाता है और ये तकरीबन 2 to 3 मार्क्स से पूछा जाता है। उसके बाद हम सेंटेंस करेक्शन की बात करते हैं। आपको 4 सेंटेंस दे दिए जाते हैं और लिखा होता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। उसके अंदर आपकी कभी ग्रामर टेस्ट होती है, प्रपोजिशंस टेस्ट हो सकते हैं, टेंसेस टेस्ट हो सकते हैं, मतलब उसका एक कोई पार्ट टेस्ट हो रहा होता है, लेकिन ओवरऑल सेंटेंस करेक्शन के 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब मैं ये 3 to 5 मार्क्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी ज़्यादा आ जाता है, कभी थोड़े कम आ जाता है, तो ये रेंज के अंदर बात होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जैसे नाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया, एडजेक्टिव आ गया, प्रेपोजिशंस आ गए, कंजंक्शन, ये एडवर्ब, एडजेक्टिव, एवरीथिंग इंक्लूडेड होती है। आपको हाईलाइट करना आना चाहिए, आपको पता हो कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड एडवर्ब है, ये चीज़ें आपकी इनके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। और यही इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मजीद आपकी एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो कि आप इनको ना सिर्फ पहचान सकें, लेकिन आपसे अगर कोई क्वेश्चन भी पूछ ले तो आपको इसका आता हो। हाँ, वो आपसे ऐसे नहीं पूछता, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता, टाइप्स ऑफ नाउन्स के अंदर नहीं जाता, बेसिक, लेकिन आपको नॉलेज इसकी होनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात आते हैं स्टेटमेंट क्लासिफिकेशन पे। ये 1 या 2 मार्क्स से आती है। स्टेटमेंट क्लासिफिकेशन क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस दे देगा। फॉर एग्जांपल, आपको द अटलांटिका इज कोल्ड, ठीक है। तो अब आपसे पूछेगा कि ये बताएं कि द अटलांटिक ओशंस डेप्थ इज फ्ला, या वो आपको कहेगा आई आई वुड रिकमेंड यू डू नॉट प्ले फुटबॉल टुडे बिकॉज इट्स रेनी, ठीक है। तो अब इसमें वो क्या कर रहा है, वो आपको सजेशन पूछ सकता है, फैक्ट पूछ सकता है, आपसे पूछता है कि ये सजेशन है, फैक्ट है, एडवाइस है, एक्चुअल यूनिवर्सल ट्रुथ है, मतलब ये आपसे पूछना क्या चाह रहा है, सेंटेंस क्या आपको सजेस्ट करता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना आपसे पूछी जाती हैं एनईटी में, और ये चीज़ कोई नहीं बताता, बिकॉज 1-2 मार्क्स की आती है, लेकिन आती है। और अगर हम बेसिक एक लेक्चर इस पे ले लें, इसको समझ लें, तो फिर हमारे कभी मार्क्स नहीं कटेंगे, फ्री के 1-2 नंबर हैं। अच्छा, उसके बाद एंड में हम आते हैं टेंसेस के ऊपर। ज़ाहिर बात है, टेंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये 3 to 5 मार्क्स आ जाता है। ये टेंसेस आपके यूज़ हो सकते हैं सेंटेंस करेक्शन में भी, टेंसेस वैसे भी यूज़ हो सकते हैं, आपको आने चाहिए। अब जैसे मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स भी आते हैं,
prepositions भी आते हैं, लेकिन वो आपको पार्सल स्पीच के अंदर मैं बता चुका हूँ, मतलब पार्सल स्पीच के अंदर उन चीज़ों का जिक्र होता है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया, फॉर एग्जांपल preposition का आ गया, दिस लैपटॉप इज लाइंग ऑन द टेबल, इन दी टेबल, एट दी टेबल, फॉर एग्जाम्पल इस तरह के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हमारा इंग्लिश पोर्शन होता है। आप इसके नोट्स बना रहे होंगे उम्मीद है वीडियो के, ताकि आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर होती रहें और आपको बार बार इसको वीडियो को ना देखना पड़े। एक दफ़ा आप देख लें तो आपको पूरे साल का एटलीस्ट ये पता हो कि सिलेबस मेरा क्या है, ठीक है। मजीद ये है कि अगर आपने इसकी प्रिपरेशन भी करनी हो, हम एनईटी कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इस टाइम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। हमने पूरे अपने लेक्चर हर चीज़ रिफाइन की है आपके लिए, ताकि आप जो हैं, जो आपके एक्चुअली आप तरतीब से कॉलेजेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं, उस तरतीब से पढ़ सकें उस यूनिट्स को। और फिर पास पेपर जैसे जैसे हमारे पूरे साल अपडेट होते रहते हैं, जो न्यू टॉपिक्स में से न्यू एमसीक्यूज आते हैं वो सारे हम बच्चों को प्रोवाइड करते रहते हैं साथ साथ। तो आपको अगर हमारी बैच की अपडेट चाहिए हो, आपने इसको ज्वाइन करना हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम फिजिक्स के पार्ट के ऊपर जाते हैं। देखो, फिजिक्स के अंदर सबसे पहले जो है हम मेजरमेंट वाली टॉपिक की बात करते हैं, जिसमें से आपके 1 to 3 एमसीक्यूज आते हैं। फिर हम फोर्स एंड मोशन के बारे में बात करते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपकी रेंज है 3 to 8 एमसीक्यूज आ सकते हैं। सर्कुलर मोशन भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से आपके 3 to 7 एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, सॉलिड एंड फ्लूइड डायनेमिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें आपके 1-2 एमसीक्यू आते हैं, दैट्स ऑल। वर्क, पावर एंड एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें भी 1 to 5 एमसीक्यूज आते हैं। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में से अब ये वाला जो चैप्टर है ना, ये इसकी रेंज बहुत बड़ी है, कभी कभी वो इसको टच ही नहीं करता, 2 एमसीक्यूज पूछ लेता है। और बच्चे सोचते हैं कि हो सकता है जिसने लेट्स सपोज किसी के एनईटी में 2 एमसीक्यू है, उसने सोचा कि यार ये तो टच ही नहीं हो रहा, तो अगली दफा ध्यान नहीं दिया, अगली दफा उसमें से 10 एमसीक्यूज पूछ लेता है। तो एनईटी वाले को आप बाउंड नहीं कर सकते कि एक चैप्टर में कितने एमसीक्यू पूछने हैं कितने नहीं, जैसे हमारे बोर्ड्स में की होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये जो थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर है ना, इसमें 2 to 10 एमसीक्यूज आ जाते हैं। उसके बाद हम वेव्स एंड वाइब्रेशंस की बात करें, दोबारा ये सिमिलर टू दैट है, इसमें भी 2 to 10 ऑप्शन आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में 3 to 10 एमसीक्यूज आ जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड 4 to 12 एमसीक्यूज आ जाते हैं, एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आपको यूं यूं उंगलियों के ऊपर आना चाहिए। पूरी बुक जो है ना, जिसको कहते हैं चार्ट, जो आपने चार्ट लेनी है ये वाली, ठीक है, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की ये वाला चैप्टर। अच्छा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मॉडर्न जो फिजिक्स है, उसमें 1 to 5 एमसीक्यूज आते हैं। नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, लेकिन 1 से 5 एमसीक्यूज भी हम छोड़ तो नहीं सकते ना। अच्छा, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी 1 से 5 एमसीक्यूज आते हैं। उसके बाद अब हम सेकंड ईयर की तरफ जाते हैं। सेकंड ईयर में आपका थर्मल फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 1, उसमें आपके 1 to 3 एमसीक्यूज आते हैं। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वंस अगेन हम उसको छोड़ तो नहीं सकते। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एनईटी के इतने एमसीक्यूज हैं, हमारे पास पेपर भी जब आप करेंगे आप देखेंगे बार बार टच हो रहा है, तो इसको आपने बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। इसमें मिनिमम भी वो ना आपसे 5-6 एमसीक्यू लाजमी पूछता है, और मैक्सिमम वो 12 तक भी जा सकता है, ठीक है। फिजिकल ऑप्टिक्स भी इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी 5 to 10 एमसीक्यूज आपके आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में 3 to 7 एमसीक्यूज आते हैं, एंड अल्टरनेटिंग करंट में भी 4 to 6 एमसीक्यूज आ जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स में भी 5 to 10 आ जाते हैं, और एंड में हमारे पास आ जाता है मेडिकल फिजिक्स एंड स्पेस एनवायरनमेंट, जिसमें 1 to 3 या 2 to 4 एमसीक्यूज आने हैं, मतलब इससे ज़्यादा नहीं आने। लेकिन खैर, हमने कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, बिकॉज ऑल टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। तो ये मैं आपसे पूरा फिजिक्स क्लियर कर चुका हूँ। अब आपको उम्मीद है कि फिजिक्स के अंदर किसी से दोबारा सिलेबस पूछना नहीं पड़ेगा, मुझसे नहीं पूछना पड़ेगा। मेरे पास इतने डीएम्स आते हैं ना, सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें, सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दें, सर टाइम का मैं बस मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लूँ। मैंने सारा आपको ग्राफ और हर चीज़ें बता दी हैं, लेकिन द थिंग इज कि आप अपने आपको इस सिचुएशन पे क्यों लाते हो कि एंड में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करने पड़े? क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आप अपनी बेस्ट फील्ड्स में नहीं जा सकते, मतलब कंप्यूटिंग जो हाईएस्ट मेरिट फील्ड है उनमें नहीं जा सकते। अगर आप उनमें जाना चाहते हो, तैयारी करना शुरू कर दो एज अर्ली एज पॉसिबल। फर्स्ट ईयर के बाद ही तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के बाद एनईटी दे सकते होते हैं। और अगर आप गैप ईयर वाले हैं, खुदा ना खास्ता, या आप सेकंड ईयर के बाद तैयारी करने वाले हैं, तो देन आपके साथ भी यही है कि मैक्सिमम जो है ना, कुछ छोड़ो ना, सारा करके जाओ, हर एवरीथिंग करके जानी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बेशक देखो, एक एमसीक्यू मैटर करता है। सिलेबस मेरिट यूं से यूं होने में ना सिर्फ 2 नंबर का फर्क होता है। एनईटी की वेटेज होती है 75%। तो समझो अगर आपके 2.5 मार्क्स कम आ गए ना, तो 1% मेरिट आपका कम हो गया। 1%, 12 साल की पढ़ाई एक तरफ, जहां 25% सिर्फ काउंट होती है, 10% मैट्रिक, 15% एफएससी और 75% नसेंटी टेस्ट। तो इसको शुरू से पहले दिन से फोकस करना शुरू कर दो। और मैं ये भी बता दूं, जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं ना, जब वो सेकंड ईयर में जाते हैं, तो सेकंड ईयर का जब तक उनका रिजल्ट आता है ना, तब तक उनका यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट हो गई होती है। तो उनका सेकंड ईयर का रिजल्ट काउंट नहीं होता, उनके ओवरऑल एफएससी में सिर्फ मोर देन 60% होने चाहिए। तो वो स्टूडेंट जो कि फर्स्ट ईयर के बाद मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको ये लाजमी रिकमेंड कर रहा हूँ,
थोड़ा सा जो अपने कॉलेज को साइड पे करो, मैथ फिजिक्स उनके ऊपर फोकस करो और अपनी सेकंड ईयर के साथ साथ अपने एनटी टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। शुरू से ही एनईटी 1 एनईटी 2 क्लियर करने की कोशिश करो। एंड में बच्चे इतने बर्डन में होते हैं क्योंकि अब एनईटी 4 सर पे होता है, 15-20 दिन रहते होते हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा होता। अपने आप को सिचुएशन से बचाओ, लेकिन अगर उस सिचुएशन में आ भी गए हो तो आपके सामने अब पूरा सिलेबस है। अच्छा, अब मैथ की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, 2 to 6 एमसीक्यूज, फंक्शंस एंड ग्राफ 2 to 4 एमसीक्यूज, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस 2 to 4 एमसीक्यूज, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट 4 to 6 एमसीक्यूज। अच्छा, आपको अगर ये पूरी पीडीएफ फाइल के अंदर भी लिस्ट चाहिए हो ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पूरी पीडीएफ फाइल भी दे दूंगा एमसीक्यूज की ना, मतलब लिस्ट, ताकि आपको खुद लिखना भी ना पड़े। लो ये जी, ये भी आइडिया आया, मैंने कहा आप लोगों को ये भी कह देता हूँ, इससे ज्यादा मैं आपके लिए क्या आसानी पैदा कर सकता हूँ। अच्छा जी, पार्शियल फ्रैक्शन के 0 to 2 एमसीक्यूज आते हैं, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। सीक्वेंस एंड सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब रियली इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसमें 7 to 14 एमसीक्यूज आते हैं। अब जो मिनिमम रेंज आप 7 देख रहे हो, मतलब समझ लो 7 एमसीक्यूज तो पक्के हैं, 14 तक भी जा सकता है। तो खुद सोचो कि आप इसको छोड़ सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, ये लाजमी करना है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसकी भी रेंज बहुत बड़ी है, 5 to 12 एमसीक्यूज है, तो ये भी हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम जो है उसके अंदर 1 to 4 एमसीक्यूज हैं। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल जो है 0 to 2 एमसीक्यूज हैं, लेकिन ये बेसिक है, इतना तो आपको आना ही चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, उसके भी 5 to 8 एमसीक्यूज आते होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स, उनके ग्राफ्स आपसे बने हुए पूछे हो सकते हैं, उनसे पीरियड्स आपसे पूछ सकते हैं, फंक्शन की रिफ्लेक्शन वगैरह आपसे पूछ सकते हैं। तो मतलब ये एक चीज़ है जो आपको आनी चाहिए, और इसमें 3 to 6 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। लिमिट एंड कंटिन्यूटी में से कभी कभार 5 एमसीक्यूज आ जाते हैं, कभी कभार मैंने ऐसे भी देखा है 1 या 2 अदद एमसीक्यू आते हैं, इतने ज़्यादा नहीं आते। मोस्ट वेटेड टॉपिक, वैसे भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर आपने ये पढ़ा भी होगा, ये इतना लेंथी टॉपिक है, इसी तरह इसमें से क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा आते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, आपने बहुत अच्छे से करनी है। इवन इंटीग्रेशन से भी ज़्यादा डिफरेंशिएशन में एमसीक्यूज आते हैं, तकरीबन 10 एमसीक्यूज मिनिमम आ जाते हैं, मैक्सिमम 15 एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, वेक्टर्स इन स्पेस की बात करें, वेक्टर्स देखो, अब वेक्टर्स की एक मैं बात बताता हूँ, ये फिजिक्स में भी है, ये मैथ में भी है, दोनों जगह छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, अच्छे से करना है। 4 to 7 एमसीक्यूज आएंगे इसमें से। अच्छा जी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन 0 to 2 एमसीक्यूज हैं। फर्दर डिफरेंशिएशन, ये अब आपकी सेकंड ईयर की डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो आपकी जो फर्स्ट ईयर की डिफरेंशिएशन है और सेकंड ईयर की डिफरेंशिएशन है, आपने इसको एक साथ ही ट्रीट करना है, क्योंकि ओवरऑल है ये डिफरेंशिएशन ही, और इसमें से आपसे 10 से 15 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। इंटीग्रेशन है, इसमें आपके पास कभी अगर 5 एमसीक्यूज पूछेगा, कभी अगर ज़्यादा पूछ सकता है तो 13 भी पूछ सकता है, तो 5 to 12, 5 to 13 इसकी रेंज है जो पूछेगा। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन की इंपॉर्टेंस इंटीग्रेशन से ज़्यादा है, लेकिन इंटीग्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसमें 2 to 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। एनालिटिकल ज्योमेट्री जो है उसमें 5 to 9 एमसीक्यूज पूछेंगे, ईजी टॉपिक है, अच्छे से आप कर सकते हो, बेसिक टॉपिक है, फ्री के नंबर से। अच्छा, उसके बाद हम कॉनिक सेक्शन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले करने वाला टॉपिक। 9 to 14 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, आपकी इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अगर हम काइनेमेटिक्स की बात करें तो ये एक नया टॉपिक है, अब पहले नहीं पढ़ाया जाता था, जो ओल्ड सिलेबस वाली बुक है उसमें ये नहीं था। अब इसमें से कितने इंपॉर्टेंस देता है एनईटी को, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन कम से कम इसके 2 to 3 एमसीक्यूज आते हैं। उसके बाद अगर हम न्यूमेरिकल मेथड्स की बात करें तो उसके अंदर भी 2 to 3 एमसीक्यूज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कम से कम, क्योंकि नया टॉपिक ऐड हुआ है, एमसीक्यू लाजमी आना है, लेकिन कितने एमसीक्यूज आने हैं हमें इस बात का नहीं पता। देखो, अगर कोई टॉपिक जो है वो न्यू ऐड हुआ है तो उसके अंदर नस ने टेस्ट करना है, नया एमसीक्यू लाजमी पूछेगा। कुछ लोग आपको कहेंगे कि नहीं, नए टॉपिक्स में से कुछ नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई पंजाब टेक्स्ट बोर्ड में टॉपिक ऐड हुआ है, नस ने लाजमी पूछना है, तो आप अपने मेंटली रेडी रहोगे, इसमें से एमसीक्यूज आने हैं, मिनिमम हम 2 to 3 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर चेंजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि वी आर नॉट श्योर इवेंचुअली ना कि कितने एमसीक्यूज इसमें से टच करता है। तो अगर हम देखते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें एमसीक्यूज ज़्यादा पूछने लग जाते हैं, तो अगर इस तरह की कोई अपडेट होगी तो मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर बता दूंगा कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसको अच्छे से कर लो, लेकिन मिनिमम हम 2 to 3 एमसीक्यूज तो इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स की बात करें, 3 to 6 एमसीक्यूज होते हैं। सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 2 to 4 एमसीक्यूज होते हैं।
एंड एंड में आता है हमारा चैप्टर नंबर 11 जो कि दोबारा एक न्यू टॉपिक है, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन एंड देयर डिफरेंशिएशंस। तो ये एक बिल्कुल नया टॉपिक है। अब इसके अंदर भी सेम वही वाली बात होगी कि 2 to 3 एमसीक्यूज तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नसस को कितना टच करता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, वो भी आपके जैसे ओवरऑल कोर्स आपका होता है जैसे एनएसटी का, तो उसके पास पेपर्स के अंदर साथ साथ ऐड हो रहा होता है, तो हम देखते हैं इंपॉर्टेंस है तो हम उसके एमसीक्यूज नंबर इंक्रीज कर देते हैं और पास पेपर्स में से ही उसके फिर मजीद एमसीक्यूज बना देते हैं। तो खैर ओवरऑल ये आपके पास पूरा इंजीनियरिंग का सिलेबस है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये पूरा, अगर आपको कोई और क्वेश्चन भी पूछना हो आपने इससे रिगार्डिंग, आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।